भूमि और निवास स्थान यानी कि लैंड और हाउसिंग। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोइल, सोइल हेल्थ, सोइल मतलब मिट्टी और हेल्थ, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, भूमि का शोधन किस प्रकार से करना है, निवास योग्य स्थान योग्य भूमि कौन सी होती है, सोशल गोल क्या होते हैं हाउसिंग के, हाउसिंग के स्टैंडर्ड क्या होते हैं, किचन के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक रूरल हाउसिंग के अंदर क्या कैसे बनानी चाहिए, हाउसिंग कैसे करना चाहिए, हाउसिंग कैसी होनी चाहिए और उसकी हेल्थ यानी उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, और ओवर क्राउडिंग क्या होता है, पढ़ते हैं। लैंड एंड हाउसिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोइल। टाइप ऑफ सोइल जो होती है सोइल के पार्टिकल के आधार पर डिपेंड करता है। 6 प्रकार की सोइल होती है। पहली होती है सैंडी सोइल यानी कि बलुई मृदा, बालू मृदा जो होती है वो होती है। इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ये जो होती है वो मृदा अपघटन के लिए जो होती है वो अच्छी होती है, और क्या होती है इसका ड्रेनेज जो होता है इसके अंदर से इस मिट्टी का ड्रेनेज जो सिस्टम जो होता है वो बेस्ट होता है। स्लिटी सोइल यानी कि पानी के साथ में मिट्टी आती है ना, जो बह के मिट्टी आती है, गाद जिसे बोलते हैं, वो ये हमेशा इसी की तरह प्रॉपर्टी वाली होती है कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये क्या होती है उपजाऊ होती है। फिर आती है क्ले सोइल। क्ले सोइल यानी कि चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, बहुत चिकनी होती है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है यानी वेरी फाइन, बहुत महीन। ये क्या करती है मृदा अपघटन के लिए और निकास के लिए, उसके ड्रेनेज के लिए क्या होती है पुअर होती है, यानी इसमें से मृदा अपघटन और निकास जो होता है पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो बहुत कम होता है। फिर आती है लूमी मृदा। लूमी मिट्टी जो होती है ये क्या होती है सैंड, स्लिट और क्ले, इनकी मिक्सचर होती है इन तीनों की। किसके लिए यूज होती है, कल्टीवेशन के लिए यूज होती है। ठीक है। फिर आती है पिट्टी सॉइल। पिट्टी सॉइल को बोलते हैं दलदल। किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, दलदल का फॉर्मेशन होता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के एक्यूमुलेशन से। किसी स्थान पर कोई बार बार कोई भी मैटर कलेक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेड मैटर आके कलेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे क्या होता है वहाँ पे दलदल बनता है, और ये दलदल क्या होता है उपजाऊ होता है। चौकी सॉइल यानी कि चूना जिसे बोलते हैं, क्या होता है चूना तो क्षारीय होता है ये सबको पता है, पत्थर होते हैं ये इसके अंदर और ये क्या होता है सबसे कम उपजाऊ होती है। तो सबसे बेस्ट अगर मानी जाती है तो वो क्या होती है स्लिटी सॉइल मानी जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं सोइल एंड हेल्थ। सोइल जो होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या, सोइल ह्यूमन हेल्थ को सोइल बोर्न डिजीज जैसे कि मिट्टी के द्वारा कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है व्यक्ति को, हुक वॉर्म का, कोलेरा, डाइसेंट्री, टाइफाइड हो सकता है, गैंग्रीन बन सकती है, गैस गैंग्रीन हो सकती है, और अदर तरह क्या होती है इफेक्ट करती है। तो ये था सोइल एंड हेल्थ, इसलिए क्या होती है हाइजीन रखना चाहिए। फिर उसके बाद था लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन जो होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पानी जो पृथ्वी की सतह है यानी अर्थ सरफेस है और सोइल का डिस्ट्रक्शन और उसका डिग्रेडेशन होता है, यानी कि जो मिट्टी जो होती है वो किसी न किन्हीं कारणों से जो होती है उसका या तो डिस्ट्रक्शन होता है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट होती है, या फिर क्या होती है वो दूषित होती है। किसके कारण होती है, डिफॉरेस्टेशन के कारण, यानी कि जंगलों को काटते हैं क्योंकि वहाँ क्या करना है अब हमें घर बनाना है, तो शहरीकरण हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सोइल का इरोजन हो रहा है। ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अत्यधिक मात्रा में हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसके कारण है। माइनिंग एक्टिविटीज, खदानें बनाते हैं जिसके अंदर खान बनाते हैं ना, उसके कारण हो सकता है, उसके कारण क्या होता है लैंड का पोल्यूशन होता है। और लैंड फिलिंग बाई गार्बेज, गार्बेज जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटा जो होते हैं इनको हम डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, भूमि में क्या करते हैं गड्ढा खोदते हैं उसको दबा देते हैं उसके अंदर, इसी तरह करेंगे। जस्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है अब। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, अर्बेनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण कर रहे हैं, लोग आके बस रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं मृदा का क्या हो रहा है दूषित हो रही है। न्यूक्लियर वेस्ट जो हो रही है उसके कारण क्या हो रही है मृदा दूषित हो रही है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि सोइल
पॉल्यूशन से क्या होता है, ज़मीन का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। और क्या होता है, इकोसिस्टम यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो जंतु हैं और इन सब का जो जीवन चल रहा था उस मृदा के द्वारा, जो जो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, जो चेन बनती है ना इकोसिस्टम, वही तो होता है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चेंज इन क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, पैटर्न में चेंज होता है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगी, रेन साइकिल गड़बड़ा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हम पढ़ के आ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो गैसेस होंगी वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। फ्लड्स आते हैं यानी बाढ़ आदि आते हैं। तो ये क्या है, लैंड पोल्यूशन के इफेक्ट हैं। और क्या इफेक्ट से कहाँ से शुरू हो गया, और क्या इफेक्ट आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वहाँ पे जो जंतु थे, वो जंगली जंतु थे, वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, तो वो उनकी जो लाइफ जो होगी वो क्या होगी, जो वहाँ पर रहने की जो आवास होगा वो क्या होगा, वहाँ से छिन जाएगा, उनसे हट जाएंगे, तो उनको क्या होगा, वहाँ से हटना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जंतुओं को वहाँ से निकालना पड़ रहा है। तो ये सब इफेक्ट जंगली जंतुओं पर भी इसके पड़ रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है ह्यूमन पर और जंगली जानवरों पर। उसके बाद अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, कि वेस्ट को रिड्यूस करो, ठीक है, रिसाइकल करो या रीयूज करो, उसको मिट्टी में मतलब दफनाओ मत। जो हम वेस्ट जो हैं उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम यही करेंगे, एक पिट मतलब एक गड्ढा सा खोदते हैं हम, उसके अंदर क्या करते हैं, उस वेस्ट को दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, यही पढ़ेंगे आगे हम। तो ये कर रहा है, या तो उसका रिसाइकल करो उसको, या फिर उसको रीयूज करो। फर्टिलाइजर का यूज जो कर रहे हो वो कम करो एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड का यूज कम करो, पॉलीथीन के बजाय क्या करो, क्लॉथ का बैग यूज करो, इंडस्ट्रियल गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल करो, बाई एंड यूज द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट ही हमें खरीदने हैं और उनका यूज करना है। स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोल द न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। तो अब पढ़ते हैं भूमि का शोधन। ये था हमारा लैंड पोल्यूशन। भूमि का शोधन है, नॉर्मल आयुर्वेद की तरीके से बताया गया है कि भूमि का शोधन किस प्रकार से करना है। मतलब कहीं कहीं कचरा हो रहा है, मतलब पृथ्वी की सफाई कैसे करनी है, वो है। झाड़ू लगाना यानी मार्जन करना है। दहन करना, अगर कहीं कूड़ा करकट है तो उससे क्या करना है, जलाना है। काल के प्रभाव से कुछ समय बीत जाने से, काल के प्रभाव से यानी कुछ समय बीत जाने से वो अपने आप वो लैंड जो होता है वो साफ हो जाता है। आक्रमण से यानी कि गाय द्वारा पौधे आदि खाने से, वहाँ पे अनवांटेड अगर ग्रोथ हो रखी है पौधे की, अनवांटेड पौधे हैं तो वो कहीं गाय आदि के द्वारा खाए जाएंगे। तो पानी छिड़क दो उससे, या फिर धोने से उसकी सफाई कर दो, अगर कोई गंदगी है तो उसे खुरच कर हटा दो। ये था भूमि योग्य, मतलब भूमि शोधन कैसे करना है। उसके बाद पढ़ते हैं निवास योग्य भूमि कैसे होती है, कि किस भूमि पर व्यक्ति को निवास करना चाहिए। जो भूमि उपजाऊ हो, सूखी हो और एलिवेटेड हो यानी कि थोड़ी सी ऊंची हो, उस जगह पर उष्ण हो, और क्या हो, छिद्र से युक्त हो, छिद्र से युक्त हो यानी कि पोरस हो थोड़ी। बलुई भूमि क्या होती है, अच्छी रहती है। बलुई मृदा जो होती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल बिना रुकावट के निकल जाता है, यानी मृदा का अपघटन होता है, मतलब कि जल जो होता है वो रुकेगा नहीं, पानी का ड्रेनेज जो होगा वो बेस्ट होगा उसके अंदर। और जबकि चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जल क्या करता है, रुक जाता है, मृदा का अपघटन नहीं होता, ड्रेनेज नहीं होता अच्छे से, पानी वहीं रुक जाता है। तो जहाँ व्यक्ति निवास करता है वो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए और बलुई भूमि होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। इसमें ना मुझे डाउट है कि यहाँ पे छिद्र युक्त नहीं है, छिद्र युक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं कर लेना जिस भूमि में छिद्र नहीं हो, ठीक है, वैसे करना। अब पढ़ते हैं हाउसिंग। हाउसिंग वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर की लंबाई, अब हम एक घर बना रहे हैं, यहाँ से आगे हम एक घर बनाएंगे, ठीक है। घर की लंबाई जो हम रखते हैं ना वो उत्तर दक्षिण दिशा में करते हैं, और घर की चौड़ाई जो रखते हैं वो पूर्व और पश्चिम दिशा में रखते हैं, ठीक है। घर की चौड़ाई हमेशा पूर्व पश्चिम में रखनी चाहिए, और अगर लंबाई रख रहे हो तो उत्तर दक्षिण में रखनी चाहिए। सूर्य की सीधी किरणें उस घर में नहीं जानी चाहिए, डायरेक्ट सूर्य की सीधी किरणें उस घर में नहीं जानी, हमेशा घर की पीठ होनी चाहिए या तो सूर्य की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट उसकी किरणें नहीं जाए घर के अंदर।
उस घर में स्नान के लिए बाथरूम तो बनाएंगे बनाएंगे, किचन भी बनाएंगे पाक का, शयन कक्ष भी बनाएंगे, भोजन करने का स्थान भी बनाएंगे, स्टोरेज रूम भी बनाएंगे, पूजा करने का स्थान भी बनाएंगे, दधि अध्ययन औषधि, इनके लिए अलग अलग कक्ष होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाउसिंग क्या होती है। हाउसिंग या फिर रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मैन यूज, वो स्थान जिसे एक व्यक्ति यूज करता है, ऐसी फिजिकल स्ट्रक्चर, ऐसी भौतिक संरचना जिसे एक व्यक्ति यूज करता है अपने रहने के लिए, ऐसी संरचना क्या कहलाती है, हाउसिंग कहलाती है। उस एनवायरनमेंट में नेसेसरी सर्विस, जिस एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति जिस फिजिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, तो जहाँ पर वो अपना हाउस बनाता है, तो उस जिस एनवायरनमेंट में वो रहेगा, जिस सोसाइटी में वो रहेगा, वहाँ पर नेसेसरी फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड और बाकी जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, बाकी जो इक्विपमेंट है हेल्थ के, वो सभी वहाँ प्रोवाइड होने चाहिए। अब सोशल गोल्स क्या होते हैं, हम हाउस बनाते क्यों हैं, क्योंकि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है हाउस, और फैमिली एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस देता है। एक परिवार की आपस में सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उसके लिए क्या करता है, हमें एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे फूड के लिए, खाना हम घर में ही खाते हैं, बाहर बैठ के थोड़ी खाते हैं। स्टोरेज कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, स्लीपिंग कर सकते हैं, जहाँ सभी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए उस घर के अंदर, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, हेल्थ सर्विस होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए वो जहाँ सोसाइटी में जैसे जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, शॉपिंग एरिया होनी चाहिए और मंदिर होने चाहिए। एक स्थान होता है जहाँ परिवार क्या करता है, एक सामाजिक जीवन जीता है। आर्थिक रूप से क्या होती है, हमारा घर जो होता है हमारे पास आर्थिक रूप से एक स्थायी संपत्ति माना जाता है, क्योंकि वो खुद का है, स्थायी संपत्ति है, अस्थायी संपत्ति नहीं है। अब पढ़ते हैं हाउसिंग के स्टैंडर्ड। अब हम घर बनाएंगे एक, ठीक है, तो सबसे पहले घर देखने बनाएंगे कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी, तो ज़मीन देखने जाते हैं कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कितना बड़ा चैप्टर है ये। हो जाएगा। सबसे पहले घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए ज़मीन देखने जाते हैं। ठीक है, ज़मीन देखने जा रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ साइट यानी भूमि चयन कर रहे हैं, अपन ज़मीन देखने जा रहे हैं, तो भूमि ऐसे देखेंगे, ज़मीन ऐसे देखेंगे, हमें तो ऐसी ज़मीन चाहिए जो थोड़ी सी ऊंची हो, एलिवेटेड हो। क्यों होनी चाहिए, ताकि अगर वर्षा आ रही है तो ये थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो ये पानी ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हमारा घर होता, इसका गेट का दरवाज़ा होता, तो सारा पानी वर्षा का क्या होता, अंदर आता, तो थोड़ा सा ऊंचा देखेंगे घर। ठीक है, तो वो ज़मीन देखेंगे ताकि वो थोड़ी सी क्या हो, एलिवेटेड हो, ताकि वर्षा के दिनों में जब रेनी सीजन आएगा उन दिनों में बाढ़ का पानी क्या होए, घर में ना आए, पानी से बचा जा सके। फिर क्या देखेंगे, दूसरा, जिस जगह हम ले रहे हैं ना वो इंडस्ट्री के पास ना हो, ऐसे नहीं कोई फैक्ट्री वगैरह उसके पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डस्ट एरिया नहीं होना चाहिए, स्मोक एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्मेल वाला स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ बैड स्मेल आ रही हो वैसा स्थान नहीं होना चाहिए। खुद के लिए मान के सोचना है, ऐसे बनाना है हमें। यह क्या, ये स्थान जो ना मॉस्किटो और फ्लाइज जो होती हैं उनसे दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है वहाँ पे कचरा वचरा पड़ा रहता है, कचरे का एक गट्ठर सा पड़ा हुआ रहता है, कचरा डालते हैं वहाँ पे लोग, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए हमारा, जहाँ पे मॉस्किटो और फ्लाइज जो होती है वो ग्रो कर रही हैं। आवासीय भूमि, जिस भूमि पे हम बनाएंगे ना घर, वो उसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, दलदली नहीं होनी चाहिए, इसमें दलदल नहीं होना चाहिए, चिकनी नहीं होनी चाहिए, वो ड्राई मिट्टी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए उस मिट्टी का, यानी बलुई मृदा होनी चाहिए, यानी कि पानी रुके नहीं उस मिट्टी में, ऐसी होनी चाहिए। और भूमि के अंदर 10 फीट तक क्या होना चाहिए, पानी होनी, जिसे सबसॉइल वाटर बोलते हैं। तो ये भूमि है, इसकी सरफेस से 10 फीट तक भी अगर खोदे ना तो यहाँ से पानी निकल के आ जाए, ऐसी वाली मिट्टी, ऐसी वाली भूमि का चयन हमें करना चाहिए। किसके लिए, अगर हमें कभी बोरवेल या ट्यूबवेल बनाए तो हमें क्या करें, 10 फीट के नीचे क्या हुए उस मिट्टी के पानी मिल सके, ताकि हम बोरवेल या फिर कभी ट्यूबवेल बनाना पड़े तो हम बना सकें और अपनी पानी की आवश्यकता पूरी कर सकें। अब उसके बाद है घर बना लिया, अब उसका आसपास का स्थान भी देखना पड़ेगा ना, सेटबैक एरिया भी देखना पड़ेगा। तो एक बात हो, हम जब घर बनाते हैं तो इसके आसपास थोड़ा बहुत को खुला एरिया छोड़ते ही है ना, थोड़ा बहुत खुला एरिया छोड़ते हैं, तो ये सेटबैक वही है। देखते हैं, घर के चारों तरफ खुला स्थान होता है, ये
जो कि क्या करता है, ओपन स्पेस होता है, जिससे क्या होता है, घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहता है, घर के अंदर लाइट आती रहती है प्रॉपर और वेंटिलेशन होता रहता है। गांव के अंदर पूरे भूमि का 1/3 पार्ट होता है क्या, सेटबैक। अगर 2/3 में आपने घर बनाया है ना तो 1/3 छोड़ दो सेटबैक के लिए। लेकिन शहरों के अंदर अगर आपका 1/3 घर है तो 2/3 एरिया में क्या होना चाहिए, सेटबैक होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ फ्लोर। अब ठीक है, सेटबैक भी दे दिया, साइड एरिया भी देख लिया, अब फर्श भी तो डालेंगे। तो फर्श देखते हैं। फर्श इम्प्रेवियस होना चाहिए, यानी अपारगम्य होना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें छेद वेद हो रहे हैं या फिर उसमें से अगर कोई छिद्र विद्र हो रहा है उस फ्लोर में से, तो क्या होगा, कछुए वछुए, मतलब कछुए नहीं सॉरी, चूहे वगैरह हैं, मॉस्किटोज हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ से निकल निकल के आएंगे और क्या करेंगे, तो गंदगी मचाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अशुद्धि करें, ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बीमारियां फैले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या हो, आसानी से धोया जा सके। और क्या हो, चिकना होना चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए। और जो दीवारें हैं, क्रैक्स यानी कि दरारें फर्श पर नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या हो, कोई कीट आदि जो है वो निकलते रहे, इसलिए स्मूथ होना चाहिए। अब उसके बाद फर्श भी बना दिया हमने, अब उसके बाद बना रहे हैं हम दीवारें। दीवार कैसी होनी चाहिए, दीवार जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत होनी चाहिए, वेदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, जिससे क्या हो, चूहे आदि का रहने का स्थान ना हो, यानी कोई किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। 9 इंच की होनी चाहिए और ईंटों की बनी होनी चाहिए, यानी ब्रिक्स की बनी हुई होनी चाहिए दीवारें। चलो दीवार तो हो गई, और स्मूथ होगी और क्या होगी, प्लास्टर्ड होगी, यानी कि बिरला पुट्टी आदि जो करते हैं वो करवा होना चाहिए। ठीक है, वाइट और क्रीम कलर की दीवारें होनी चाहिए। वाइट होना चाहिए या तो फिर क्रीम कलर करो, क्यों करो, हमने लाइट में पढ़ा था, सीलिंग भी वाइट होनी चाहिए और दीवारें भी वाइट होनी चाहिए। अगर वाइट होगी तो क्या होगी, लाइटिंग जो होती है वो प्रॉपरली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और रिफ्लेक्स होकर दीवारों के द्वारा क्या होती है, रूम में फैलती है। तो इससे क्या होती है, अच्छी लाइट सोर्स होता है, ये लाइट का सोर्स होता है वो अच्छा होता है। फिर रूफ, दीवारें हो गई, फर्श हो गया, अब रूफ देखते हैं। छत जो होनी चाहिए, फ्लोर से छत की ऊंचाई है 10 फीट होनी चाहिए, मिनिमम हाइट बताइए ये। अब रूम, रूम कितने, एक घर में अगर बना रहे हो तो 2 रूम तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। इसमें से एक रूम तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का होना चाहिए। और फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग जो होते हैं चाहिए रूम होना चाहिए। कितने रूम बनाने हैं, फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग देखो, कितने बड़े होने चाहिए कि उस रूम में कितने लोग रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखो, उस एरिया देखो उस रूम का। अब फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए, अब रूम है तो उसका फ्लोर एरिया कितना होना चाहिए वो डिसाइड कर रहे हैं ना, कि रूम कितने बनाएंगे, कितना साइज रखेंगे। तो उसके लिए क्या देखते हैं, फ्लोर एरिया देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 100 फीट स्क्वायर का फ्लोर एरिया होना ही चाहिए। अगर आप 2 व्यक्ति के लिए देख रहे हो, एक रूम बना रहे हो 2 व्यक्ति के लिए, तो वो 200 फीट स्क्वायर का उसमें उस रूम में फ्लोर स्पेस रखो। बट यदि यह 500 फीट स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, चलो कोई नहीं 100 फीट स्क्वायर तो होना चाहिए, लेकिन अगर 50 फीट होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम मत करना। 2 पर्सन के लिए, 2 व्यक्ति के लिए 120 फीट स्क्वायर होना ही चाहिए। अब स्पेस कितना होना चाहिए उस रूम में, ताकि वेंटिलेशन होए। जिस रूम में स्वतः वेंटिलेशन हो उसमें पर पर्सन के लिए 500 फीट क्यूब का मिनिमम स्पेस होना चाहिए। वैसे आइडली तो ये 1000 है, 1000 फीट क्यूब हमने पढ़ा भी था, वेंटिलेशन पढ़ा था तब, होना चाहिए, लेकिन 500 फीट क्यूब भी चलेगा। अब विंडो तो होनी चाहिए ना उस रूम में। अब रूम बन गया, विंडो देखते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, स्वतः वेंटिलेशन के लिए और लाइट वाले रूम में कम से कम 2 विंडो तो होनी चाहिए। और विंडो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, ताकि क्या हो, विंडो के सामने विंडो हो, रूम के गेट डोर के सामने डोर हो, ताकि क्या हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। उनमें से एक विंडो डायरेक्ट ओपन स्पेस में खुले, जो सेटबैक एरिया था ना उधर खुले, ताकि क्या होगा, उधर से प्रॉपर लाइटिंग आएगी और क्या आएगी, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा उधर से। ग्राउंड से विंडो की ऊंचाई, अब ये हमारा फ्लोर है, ये ग्राउंड है, ये इतनी विंडो, तो यहाँ पे खिड़की बनाओ। 3 फीट की ऊंचाई तो होनी चाहिए, 3 फीट की ऊंचाई पर ही क्या होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। विंडो जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, जो फ्लोर एरिया था हमारा उसकी विंडो 1/5 पार्ट होनी चाहिए। फ्लोर एरिया की विंडो 1/5 पार्ट होनी चाहिए। फ्लोर से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, 3 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। और डोर और विंडो दोनों मिलकर फ्लोर एरिया का 2/5 पार्ट होना चाहिए, किसका, फ्लोर एरिया का। और ओनली विंडो 1/5 एरिया पार्ट होना चाहिए, 1/5 पार्ट, 1/5 भाग तो विंडो है, और डोर और विंडो दोनों मिलकर 2/5 है। अब रूम बन गया, अब लाइट फिटिंग करवाएंगे,
ठीक है, तो लाइट करवाओ, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, लाइट प्रॉपर करवानी चाहिए, 2 ट्यूबलाइट लगवा दी, ये सब। किचन डस्ट और स्मोक से सुरक्षित होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई डस्ट ना जाए, स्मोक है किसी प्रकार का कोई धुआं ना जाए, ऐसा होना चाहिए। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए किचन में। फूड का स्टोरेज के लिए और वाटर की सप्लाई के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। सिंक जो होनी चाहिए पानी की उत्तम व्यवस्था, सिंक में पानी की प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए। किचन जो होनी चाहिए उसकी जो फ्लोर है वो अपारगम्य इम्परवियस होनी चाहिए। अब लेटरिन सैनिटरी टाइप का होना चाहिए। अब आता है अदर, जैसे ये सब तो हो गया, लेकिन जो गार्बेज है, जो कचरा होगा, जो रिफ्यूज होगा, उसको रिमूव करने चाहिए, प्रतिदिन करना है उसको, डेली। वाटर सप्लाई करवाओ प्रॉपरली, सेफ्टली और कंटिन्यूअसली कराओ। बाथिंग और वॉशिंग के लिए क्या कराओ, प्रॉपर रूम्स होने चाहिए, वॉशरूम वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद आता है रूरल हाउसिंग, ये पढ़े थे हमने हाउसिंग के स्टैंडर्ड। अब उसके बाद पढ़ते हैं रूरल हाउसिंग। एक पेज ही है शायद तो। रूरल हाउसिंग गांव में बना रहे हैं हम, ठीक है, अब घर बना रहे हैं गांव के अंदर। रूरल एरिया में हाउसिंग के स्टैंडर्ड अर्बन एरिया से थोड़े कम होते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बीमारियाँ भी नहीं होती और वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल वेंटिलेशन सारी व्यवस्था रहती है। मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होने, कम से कम मिनिमम ये चीज़ें तो होनी चाहिए, कम से कम 2 रूम तो होने चाहिए उस घर में। बरामदा जानते हो, एक स्पेस होता है ना, जैसे 2 रूम यहाँ हो गए, जैसे हॉल बोलते हैं अपन, फिर यहाँ ये मेन गेट हो गया, तो ये जो स्पेस होता है ना वो बरामदा होता है, तो जैसे हॉल जो बोलते हैं बरामदा होना चाहिए। सेपरेट रूम, सेपरेट किचन और सिंक पक्के होने चाहिए, किचन होना चाहिए और उस किचन में सिंक होनी चाहिए, ठीक है। सेटबैक एरिया टोटल एरिया का 1/3 था और अर्बन एरिया में 2/3 था, ठीक है। ठीक है, सैनिटरी लेट्रिन होना चाहिए। विंडो एरिया फ्लोर एरिया का 10% हो, यानी कि 1/5 पार्ट हो। सैनिटरी वेल, सैनिटरी वेल आइडियल वेल पढ़ के आए हैं। ट्यूबवेल कितनी दूरी पर, 750 मीटर दूरी पर होने चाहिए घर से। पशुपालन की व्यवस्था दूर ही होनी चाहिए, लेकिन अलग से होनी चाहिए। गंदे पानी की भी उचित व्यवस्था करो, यानी कि जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी उचित व्यवस्था करो। कचरे की उचित व्यवस्था करो, यानी कि गार्बेज या रिफ्यूज़ की उचित व्यवस्था करो, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट करो। अब आता है हाउसिंग के द्वारा हेल्थ किस तरह से इफेक्टेड होती है, देखते हैं। पुअर हाउसिंग अगर होगी तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्या होगी, है कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। कोल्ड है, जैसे अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कैसे होते हैं, कोल्ड कॉमन कोल्ड हो गया, टीबी हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया। स्किन के इन्फेक्शंस हैं, जैसे रिंगवॉर्म हो गया, लेप्रोसी हो गया। रेट इन्फेक्शंस हैं, जैसे चूहे के द्वारा कैसे इन्फेक्शंस फैलेंगे, प्लेग जो फैलता है। एक्सीडेंट ड्यू टू हाउसिंग डिफेक्ट, या तो दीवार गिर गई, दीवार अच्छी नहीं बनाई, छत अच्छी नहीं बनाई तो छत गिर गई है, ठीक है। दीवार अच्छी नहीं बनाई, दीवार के पीछे से कोई मतलब कुछ निकल रहा है तो उसके द्वारा क्या होगा, चलते चलते हाथ में खरोच आ गई, तो ये सब इसके द्वारा भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये थी हाउसिंग और हेल्थ। उसके बाद अब पढ़ते हैं ओवर क्राउडिंग। हाउसिंग का क्वेश्चन आता है 5 या 10 नंबर में। हाउसिंग का पूछा जाता है आइडियल हाउसिंग कैसे होती है बताइए। तो वो जो मैंने बताया ना 10-11 पॉइंट थे, लाइटिंग के, फ्लोर के, जो अपने घर बनाया था वो लिख के आना है। ओवर क्राउडिंग वह स्थिति, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा लोग रह रहे हैं कम जगह में, ठीक है। वह स्थिति जहाँ एक ही घर में ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसके इतने मतलब कि इतने लोग रह रहे हैं, उतनी कम जगह है और 2-5-6 लोग खड़े हो गए हैं, जिससे उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, वो मतलब कि मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो स्लिप नहीं कर पा रहे हैं और उनकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो रही है, प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, उसे बोलते हैं ओवर क्राउडिंग, ठीक है। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, एक दूसरे की सांस के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे टीबी, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया फैलता है। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, स्लीप नहीं होगी, प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगी, रेस्ट नहीं कर पाएगा, हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, तो व्यक्ति क्या होगा, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, सो नहीं पाएगा, तो उससे क्या होगी, एंजाइटी होगी, वायलेंस होगी, 2 लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, वायलेंस होगा और मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो मेंटली डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। पर पर्सन पर रूम कितने होने चाहिए, एक रूम में बस 2 ही पर्सन हो सकते हैं, अगर 2 से तीसरा भी रहा ना तो ओवर क्राउडिंग की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। 2 रूम में 3 रह सकते हो बस,
3 रूम में 5 लोग रह सकते हैं, 4 रूम में 7 रह सकते हैं, 5 में 10 रह सकते हैं। इससे ज़्यादा रहा तो वो ओवरक्राउडिंग है। फ्लोर स्पेस 110 फीट स्क्वायर मैंने बोला 2 लोगों के लिए ठीक है। अगर 110 फीट स्क्वायर में 3 लोग भी रहे तो कितना किस में चला जाएगा, वो ओवरक्राउडिंग में चला जाएगा। 90 से 100 फीट स्क्वायर में अब 1.5% तो क्या ही रहेंगे, इसको हटाओ, इतना याद कर लेना। अब आता सेक्स सेपरेशन। यदि इसी में चल रहा है ओवरक्राउडिंग में, यदि 9 साल से ज़्यादा के 2 पर्सन अपोजिट सेक्स के हैं, 9 साल से एज ज़्यादा होंगे, एक लड़का एक लड़की हैं, अपोजिट सेक्स वाले हैं, एक रूम में सोते हैं, तो वो किस कंडीशन में आती है, ओवरक्राउडिंग की कंडीशन में आती है। ठीक है, तो ये था आपका लैंड एंड हाउसिंग का चैप्टर। तो आपके जल, ध्वनि, प्रकाश, रेडिएशन और लैंड कंप्लीट हुए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपद्रव्य का निर्मूलन, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।